Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 28th of May 2022। 28 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, पसंद करते हैं वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक भी किया करिए। इससे हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारा कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो क्वेश्चन हैं वो पॉलिटिकल साइंस यानी कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। आई होप आप लोग इसका आंसर करने में सफल रहेंगे और आप बताएंगे कि आपने कितने सही किए। पहला सवाल है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल इज अ मैटर ऑन विच द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स टू लेजिस्लेट। दूसरा स्टेटमेंट है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर स्टेट सब्जेक्ट्स अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा स्टेटमेंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 2 है विद रिगार्ड्स टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और आल्टर द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, तो जो पार्लियामेंट की पावर है क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। यानी कि पार्लियामेंट जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट करे स्टेट का लेजिस्लेचर का व्यू, एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 टू अकोमोडेट न्यू स्टेट्स फॉर विच स्टेट्स डू नॉट प्ले एनी डिसाइसिव रोल। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, 1, 2 बोथ नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट। इनमें से कौन से सर्कमस्टांसेस में सेंटर जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को। पहला स्टेटमेंट है द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा है द मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट। तीसरा है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। आपको बताना है कि इनमें से कहाँ कहाँ डायरेक्शंस दी जा सकती हैं। ऑप्शंस आर 1, 2, 2, 3, 3 या 1, 2, 3। 3 सवाल है, आंसर्स मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, लेकिन आई होप कि आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करेंगे और आंसर्स बताएंगे। पहला सवाल जो मैंने पूछा था उसमें देखो तीसरा स्टेटमेंट पहले पढ़ो। तो इसमें लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू लोकल बॉडीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये तो बिल्कुल गलत है। आप सबको पता है कि लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायती राज जो सिस्टम है पूरा, ये स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको हैंडल करती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो तीसरा स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके सीधे आंसर बी 1 and 2 बता सकते थे, यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा सवाल था पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर एंड में आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। बिल्कुल सही है। जब स्टेट्स को बढ़ाना घटाना, उनकी बाउंड्रीज चेंज करने का आता है, तो ये पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास पावर है। और स्टेट गवर्नमेंट से वो पूछते ज़रूर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के व्यूज़ मैटर नहीं करते। अगर वो चाहे तो उनको एक्सेप्ट करेंगे, चाहेंगे तो उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। इसके लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये सिंपल है, उससे किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, आंसर विल बी 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है इनमें से कौन से केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती हैं। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, देखो तीसरा स्टेटमेंट, अगेन तीसरा पढ़ो, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है। कॉमन सेंस लगाओ कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी तो स्टेट गवर्नमेंट फिर बनी ही क्यों है, काम ही क्यों कर रही है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे भी एलिमिनेशन अगर आप करते हैं तो 1 and 2 विल बी द आंसर अगेन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एलिमिनेशन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है यूपीएससी के एग्जाम में वो एलिमिनेशन से ही आएंगे, तो याद रखिएगा, इसको आपको जरूर अच्छे से करना है। ठीक है ना। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस में। पहली जो न्यूज है फ्रंट पेज की, वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर गीतांजलि। अब यहाँ पे इंडियन ऑथर हैं गीतांजलि श्री, एंड शी हैज वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर हिंदी नॉवेल रेत समाधि। याद रखिएगा, रेत समाधि नाम की नॉवेल है किसकी, गीतांजलि श्री की, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है फॉर हर हिंदी नॉवेल रेत समाधि। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने किया है, जिसका नाम है टूम्ब ऑफ सैंड। ठीक है ना। तो टूम्ब ऑफ सैंड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाय डेजी रॉकवेल। और गीतांजलि श्री को ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज का
हिंदी नॉवेल रेत समाधि के लिए। इसके अलावा ये मणिपुरी बॉर्न है, शी इज़ फ्रॉम मणिपुर। एंड इनके अलावा बहुत सारे इंडियन और ऑथर्स हैं जिनको कि बुकर प्राइज़ दिया जा चुका है पहले, जिनका नाम है सलमान रश्दी, किरण देसाई, अरुणधति रॉय, अरविंद अडीगा। इन सबको इंटरनेशनल बुकर ऑनर ऑलरेडी दिया जा चुका है, इंटरनेशनल ऑनर्स दिया जा चुका है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर हर नेम, गीतांजलि श्री फ्रॉम मणिपुर, ठीक है ना। तो दिस इज़ वन न्यूज़ विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फ्रंट पेज। अब यहाँ पे कल मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें आईएएस कपल थे जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, एक का अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया है, एक का लद्दाख कर दिया गया है। तो उसमें भी कई अपोजिंग वॉइस आ रही थी, जैसे कि लोगों ने ये कहा कि क्या अरुणाचल प्रदेश या क्या लद्दाख डंपिंग ग्राउंड है जहाँ पर आप इस तरीके के जो मोरली करप्ट ऑफिसर्स हैं उनको आप वहाँ भेज रहे हैं। इस तरह के ऐसे ऑफिसर जिनका मोरल स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी मतलब क्वेश्चनेबल है, जिनका जो आचरण है वो ऑलरेडी क्वेश्चनेबल है, ऐसे लोगों को क्या आप अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की पोस्टिंग देंगे? मतलब कि अभी भी क्यों ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को पनिशमेंट पोस्टिंग माना जा रहा है ना, कुल मिलाकर के पनिशमेंट के बेसिस पे ही तो आपने इनको पोस्टिंग दी है। तो क्या ये रीजन जो है वो केवल पनिशमेंट पोस्टिंग देने के लिए? तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। एंड ये बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको इसको इस रॉन्ग वे में लेना चाहिए था, है ना, इसको रॉन्ग वे में नहीं लेना चाहिए था। ऑब्वियसली आज भी नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहाँ पे कनेक्टिविटी आप देखो तो इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो एक तरीके से ये इधर इस एरिया में और ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है आपको जहाँ पे उनको और ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। तो आप इस तरीके के पनिशमेंट पोस्टिंग और इस तरीके की चीज़ें कर करके कहीं ना कहीं आप और दूर धकेल रहे हो। तो वही वाली बात है, दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन राइजन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, यही क्वेश्चन उठाया गया है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनको हमको डिस्कस करना है। अलाउ सरोगेसी फॉर सिंगल मैन एंड मदर्स। तो यहाँ पे सरोगेसी के लिए दोबारा से डिमांड उठ रही है कि भैया जो सिंगल मैन है वो क्या करें, वो सरोगेसी ना करवाएं, क्या क्यों ना करवाएं, अगर उनको बच्चा रखने की ज़रूरत है तो क्यों ना सरोगेसी का वो यूज़ करें। तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। एंड सरोगेसी के रिगार्डिंग दो आपको एक्ट याद रखने, एक तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 का है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 का, और दूसरा है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। अब ये दोनों जो हैं जो ये मैनेज करते हैं कि सरोगेसी कौन क्या अलाउड है, किसको नहीं अलाउड है ना। सो दैट इज द थिंग। अब यहाँ पे सरोगेसी अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ इंडिया में, तो जो कमर्शियल सरोगेसी है वो 2002 में पहले लीगलाइज की गई थी। तो कमर्शियल सरोगेसी वॉज लीगलाइज इन इंडिया इन 2002। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लो, 2002 में कमर्शियल सरोगेसी जो है वो लीगलाइज की गई थी। अब इंडिया जो है वन ऑफ द प्राइम सरोगेसी डेस्टिनेशंस में आता है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे बहुत चीपली हो जाता है, यहाँ बहुत ही सस्ते में सरोगेट मदर तैयार हो जाती थी। दूसरा ये था कि यहाँ पे रेगुलेशंस और लेजिस्लेशंस जो थे वो इतने वीक थे कि बहुत ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। तो कुल मिलाकर के इन्हीं का यूज़ करके जो फॉरेनर्स हैं वो उसका यूज़ करते थे और बहुत ही ईजिली यहाँ पे सरोगेसी का बेनिफिट उठा ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे केसेस ऐसे आने लगे, आपने वो मीमी नाम की एक मूवी आई थी, मीमी, है ना, मीमी नाम की मूवी आई थी ना, उसको देखा होगा अगर, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे थे जिसमें कि आपने देखा होगा कि जैसे मान लो सरोगेट मदर है, अब सरोगेट मदर तैयार हो गई है, 9 महीने होने वाले हैं, इतने में जो पेरेंट्स हैं उनका डाइवोर्स हो गया। पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया तो बच्चे की कस्टडी कौन करेगा, क्या करेगा। कई बार ऐसा होता था कि सपोज कोविड हो गया, जैसे कोविड हो गया, अब वो 2 साल तक 3 साल तक आ ही नहीं पाए, तो अब ऐसे में क्या करें, ये भी अगेन डिस्प्यूट हो गया। इसके बाद सपोज करो कुछ और हो गया तो दोबारा वो नहीं आए, किसी ने कह दिया कि बच्चे में एबनॉर्मेलिटी है तो फिर वो नहीं आए, फिर वो उनको और लेने नहीं आए। तो कुल मिला करके ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्रिएट करने लगी, टेंशन्स क्रिएट करने लगी और सरोगेट मदर्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा। तो जब इतना मिसयूज़ होने लगा फिर इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने देखा। गवर्नमेंट ने इसके बाद 2019 में एक बिल लेकर के आई, सरोगेसी रेगुलेशन बिल ऑफ 2019। 2019 में सरोगेसी रेगुलेशन बिल लेकर के गवर्नमेंट आई, जिसमें उन्होंने कमर्शियल सरोगेसी को पूरी तरीके से बैन कर दिया और केवल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का उन्होंने प्रावधान रखा है। तो याद रखिएगा, इंडिया में एट प्रेजेंट जो कमर्शियल सरोगेसी है वो बैंड है और केवल अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी जो है वो वैलिड है। अब
अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या होती है, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है तो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब कि जब किसी भी मॉनेटरी फायदे के बिना सरोगेसी की जाए, मतलब केवल और केवल इंश्योरेंस और केवल मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो बियर किए जाए पेरेंट्स के द्वारा, और उसके बाद ये जब सरोगेसी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। मतलब उसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। जैसे कमर्शियल सरोगेसी में तो आप एक तरीके से सेल कर रहे हो, इस चीज़ को कमर्शियली कर रहे हो, आप उसे पैसे के लिए कर रहे हो, लेकिन अल्ट्रुइस्टिक में आप इसके लिए नहीं करते। और कुछ प्री रिक्विजिट रखे गए, जैसे कि अगर आपको अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी के लिए करना है तो आपको एटलीस्ट 5 साल की शादी आपकी होनी चाहिए, and you need to obtain certificate verifying that either parents infertility from new regulatory bodies। तो जो नई रेगुलेटरी बॉडीज है उनसे इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। उसके अलावा बिल ये भी स्टिपुलेट करता है LGBTQ+ फैमिलीज, इसके अलावा सिंगल पेरेंट्स, अनमैरिड कपल्स, फॉरेन सिटीजन्स एंड पीपल आउटसाइड द एज ग्रुप ऑफ 23 to 50 फॉर फीमेल्स एंड 26 to 55 फॉर मैन आर नॉट परमिटेड टू सीक सरोगेसी। तो याद रखिएगा, इसमें क्लियर कट है कि LGBTQ+ और सिंगल पेरेंट्स, अनमैरिड कपल, फॉरेन सिटीजन्स, इन लोगों को सरोगेसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। एंड केवल क्लोज रिलेटिव, या मतलब कि बिल डिफाइन तो नहीं करता है क्लोज रिलेटिव कौन है, लेकिन लिखा है कि केवल क्लोज रिलेटिव ही अल्ट्रुइस्टिक सरोगेट का काम कर सकता है। एंड अ सरोगेट वुमेन मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35। मतलब सरोगेसी केवल एक बार कर सकती है वो मदर, मतलब शी कैन बी अ सरोगेट मदर ओनली वंस। एंड सेकेंड थिंग इज दैट शी हैज़ टू बी बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35। तो इतनी कंडीशंस के बीच में फिर सरोगेसी के चीज़ को रख दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरोगेसी करना इतना आसान काम नहीं है ना। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का होना भी इतना आसान काम नहीं है। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर। एंड इसीलिए अब डिमांड चले कि भैया सिंगल मैन जो है उनको आप सरोगेसी का बेनिफिट क्यों नहीं उठाने दे रहे हो। दिस इज एक तरीके से दिस इज़ देयर राइट, दिस इज़ देयर फंडामेंटल राइट इन अ वे, एंड उनको भी ये मिलना चाहिए, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। IISc डेवलप्स डिवाइस टू इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। अब IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसने डेवलप किया है ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर, TRNG। अगर आपसे कोई पूछे TRNG रिसेंटली बना है क्या है, तो ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर क्या होता है। इनक्रिप्शन करने के लिए, आपको पता है इनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ये डेवलप किया गया है ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर। तो इसका क्या बेसिकली है कि जैसे कोई भी आप सेंसिटिव डिजिटल डेटा है, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल है या पासवर्ड है आपने डाला, अब जैसे ही आप पासवर्ड डालते हो तो उस फॉर्म में नहीं जाता है, वो आगे उस फॉर्म में प्रोसीड नहीं करता है, उसकी जगह एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, ठीक है ना। अब IISc का ये कहना है कि अभी जो नॉर्मल रैंडम नंबर जनरेट होता है वो रैंडम हमको ज़रूर दिखता है, क्योंकि हम नेकेड आई से देख रहे हैं तो हमको रैंडम दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में रैंडम नहीं होता है। उसके पीछे एक मैथमेटिकल फार्मूला और ये सब रहता है जिसको कि बहुत ईजिली ट्रेस किया जा सकता है, और जो हैकर्स रहते हैं वो इसको पता कर लेते हैं। लेकिन जो ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर इन्होंने बनाया है, ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर, ये इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पे काम करता है। और इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उसके बेसिस पे निकलेगा। मतलब कि जब द करंट मेजर्ड फ्रॉम द डिवाइस इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड एंड डिक्रीजेज व्हेन इट इज रिलीज, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इंक्रीज होंगे तो करंट बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो करंट घटेगा। इस तरीके से करंट के बेसिस पे इसमें रैंडम नंबर जनरेट होते हैं। अब एट अ मूवमेंट कुछ अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन होंगे, आउट होंगे, उसके बेसिस पे एक नंबर जनरेट होगा। फिर बाद में कोई आधे घंटे बाद कोई अलग करंट की वैल्यू रहेगी। तो ये एक्चुअली में जस्ट चूँकि करंट की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि भैया 10 इलेक्ट्रॉन अंदर है 5 बाहर है तो क्या अलग नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन अंदर है तो 2 बाहर, तो इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन का मोशन किस तरीके से है। तो चूँकि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है ये, इसलिए ये ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर है। दिस इज व्हाट IISc हैज डेवलप्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसको याद रखना है, इसको लिख लेना है ना।
आगे देखते हैं, डूइंग नो जस्टिस टू द विजन ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है एक तरीके से लेबर्स के ऊपर वैसे लिखा गया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जितने व्यूज़ थे, विज़न थे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को लेकर के, उसको थोड़ा सा मर्ज करते हुए ऑथर ने आर्टिकल लिखा है। तो ऑथर ने सबसे पहले बताया कि बाबा साहेब जो अम्बेडकर जी थे, उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट बिल के लिए बहुत पहले बात की थी 1928 में, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए 1928 में बात की थी। इसके अलावा जो वर्किंग आवर्स थे 12 से घटा करके उसको 8 किया गया था, वो भी बाबा साहब के अंतर्गत थी। मतलब लेबर्स के बेनिफिट के लिए काफ़ी काम उन्होंने ऑलरेडी किए थे, चाहे वो मैटरनिटी बेनिफिट का हो, चाहे वो फिर वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने का हो। अभी कोविड में आपने देखा होगा कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उसने 12 घंटे कर दिया था, फिर उसको रोल बैक करना पड़ा। ऐसे कई बार ऐसी कोशिश की गई कि 12 घंटे दोबारा से फैक्ट्रीज एक्ट में चेंज करके उसको 12 घंटे कर दिया जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया गवर्नमेंट को, उसके बाद उत्तर प्रदेश को भी 8 घंटे दोबारा करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो ऑथर ने यही कहा है कि देखो क्या है कि अभी भी लेबर्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक वे में नहीं सोच रहे इंडिया में। अभी भी जो व्यू पॉइंट है वो यही है कि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, और जहां पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की हम बात करेंगे वहां पे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन आने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली कि भैया हमको जो प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं और जो बेसिक लेबर राइट्स हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए काम करना चाहिए, और हमको वर्कर्स की जो कंडीशन है, वर्कर्स की जो हेल्थ है, वर्कर्स की जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने की सोचनी चाहिए। जैसे कि आज भी इंडिया में अगर आप देखो तो वर्कर्स को जो मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, वो बहुत कम वर्कर्स हैं जिनको मिनिमम वेज मिल पाती है ना। वर्कर्स आर स्टिल नॉट गेटिंग द मिनिमम वेजेस। अगर 18,000 रुपये मिनिमम वेज फिक्स किया गया है 7th पे कमीशन द्वारा, तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए ना सबको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन इंडिया। अभी भी ऑथर ने स्पेशली कहा है विमेन का केस, जैसे विमेन का केस आप देख लीजिए, आज भी विमेन को 70 से 90 रुपए तक कम मिलते हैं देन मेल। अगर मजदूरी कर रहे हैं तो लगभग 70 से 90 रुपए कम मिलते हैं विमेन को आज भी। और ये केवल यहाँ पे नहीं है, अगर आप, ये तो वर्कर्स की कंडीशन है जो बिल्कुल बॉटम फ्लोर लेवल पे काम कर रहे हैं। नॉर्मली जो टॉप पोस्ट है आप वहाँ पे भी देख लीजिए, जो वुमेन सीईओ होंगी, जो इनको हमेशा कम दिया जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको ग्लास क्लिफ फिनोमिना पढ़ाया था, ग्लास क्लिफ फिनोमिना आपको बताया था ना, जिसमें मैंने बताया था कि अगर कोई कंपनी ढंग से काम नहीं कर रही है तो फिर उसमें वुमेन हेड बना दिया जाता था। क्यों बना दिया जाता था? ताकि उसके ऊपर सारा का सारा वो ठीकरा फोड़ा जा सके कि भैया चूंकि इस कंपनी में वुमेन हेड बना दिया गया, इसलिए इस कंपनी की वो जमानत जब्त हो गई। तो कुल मिला करके ये ग्लास क्लिफ फिनोमिना और सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि अभी भी जो वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इक्वलिटेरियन नहीं है, और इसके अलावा जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादा प्रयास नहीं कर रही है। इनफैक्ट अभी लेबर कोड्स आए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 जो है, उसमें ट्रेड यूनियंस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। ट्रेड यूनियंस उसमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पे इन सारे जो इश्यूज़ हैं इनको हमको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, प्लस हमको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हम जो डेमोक्रेटिक है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड ऑथर ने यह भी कहा कि वर्कर्स का जो वेलफेयर है, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रियोरिटी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रियोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड BR अम्बेडकर जी ने भी यही कहा था, और आज भी यही चीज़ होनी भी चाहिए, है ना। सो दैट इज द थिंग। इसके अलावा ऑथर ने एक और चीज़ कही कि जो BR अम्बेडकर का विजन था वो था कि हम अपनी जो इंडिजिनस एजेंसीज हैं, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है, उनके थ्रू भी कई चीज़ें कंट्रोल करें, और बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के वो फेवर में नहीं थे। लेकिन आज अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखें इंडिया में, तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ती जा रही हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेट का देखो मेन एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम उनको प्राइवेट होने से रोकें। बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को ना होने दे, एटलीस्ट जो चीज़ प्रॉफिटेबल है उनको तो ना होने दे। एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता दी हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी।
दूसरा जो आर्टिकल है वो है डिसेबिलिटी एंड द बैरियर्स टू फेमिनाइन हाइजीन। तो यहाँ पे ऑथर ने बेसिकली बात की है, जो बेसिक बात है यहाँ पे वो दो ग्रुप्स को लेकर के की है। एक है आपका जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है ना, डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड कम्युनिटी जो है उनके लिए बात की है। दूसरा उन्होंने फीमेल्स के लिए स्पेशली जो फीमेल हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इंडिया में उनके रिगार्डिंग बात की है, स्पेशली ऐसी फीमेल जो कि डिसेबल्ड है। और ये एक अपने आप में अलग ग्रुप हो जाएगा ना, एक फीमेल जो कि डिसेबल्ड है वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको लेकर के बहुत सारे स्टिग्मा है, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, है ना। उसमें ब्लड को इम्प्योर माना जाता है, ये कहा जाता है कि दे कैन नॉट टच एनीथिंग, दे कैन नॉट गो टू किचन एंड ऑल। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारा स्टिग्मा और स्टीरियोटाइप चल रहा है। तो ऑथर ने कहा है कि ऐसे में इनके राइट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है। और प्रयास आप किस तरीके से कर सकते हो? सबसे पहले आप कोलैबोरेट करो फॉर द सोल्यूशन। यू शुड कोलैबोरेट विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर सोल्यूशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं फीमेल हाइजीन को लेकर के, और उसमें जो डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप है वो और ज़्यादा वल्नरेबल है चूँकि। तो आप वहाँ पर जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके आप काम कर सकते हैं। एंड यू कैन सर्च फॉर द सोल्यूशन कि किस तरीके से आप उनको एक प्रॉपर एक इनेबलिंग सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, ये जो टर्म्स मैं बोलता हूँ ये लिख लिया करो, ये लिख लो जैसे इनेबलिंग सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट आप कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। यू हैव टू लुक फॉर द मेथड्स ऑफ इनेबलिंग सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट फॉर दीज डिफरेंटली एबल्ड वुमेन्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ देयर हाइजीन, देयर सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। और इसके लिए जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से अगर आपको वो करने पड़े तो बिल्कुल आप करिए। दूसरा जो ऑथर ने कहा है वो कहा है कि भैया जो मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं उनको सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो। हाइजीन प्रमोशन के बारे में आप लोगों को बताओ। जो स्पेशली जो एडोलसेंट गर्ल्स है जो जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस एज है, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन मेथड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बताइए। बहुत सारी आज भी महिलाएं ऐसी जिनको कई इन्फेक्शियस डिसीजेस, कई बीमारियां हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कीपिंग इम्प्रॉपर हाइजीन एंड ऑल, है ना। और ये बहुत ही ईजिली अचीव किया जा सकता है जस्ट बाय प्रोवाइडिंग सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड्स, ये सारी चीज़ें अगर आप ईजिली अवेलेबल कराएं तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन ये सेफ प्रोडक्ट्स भी इनको अवेलेबल नहीं होता, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ आज भी बहुत जगहों पर ये पैड्स और ये सारी चीज़ें जो है सेफ पैड्स हैं अवेलेबल नहीं है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और स्पेशली ऑथर ने फिर इसमें जो डिसेबल्ड वाला क्राइटेरिया है वो भी जोड़ दिया कि भैया जो कई लोग ऐसे हैं जो कि मेंटली इतने स्टेबल नहीं है, तो उनको ऐसा जैसे आपको पैड देना है या ऐसा कपड़ा देना है जो कि सॉफ्ट हो, विच इज सॉफ्ट टू टच एंड विच कॉजेस लेस इरिटेशन टू देम, है ना। प्लस जिनके मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे लोग जो कि मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस में हैं या सही से चल नहीं सकते या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको आपको और डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देने पड़ेंगे जो कि उनकी मोबिलिटी को असिस्ट करें, ना कि उसको रिस्ट्रिक्ट करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही है। तीसरा इन्होंने बोला कि जो वॉश इनिशिएटिव है, यानी कि वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन फैसिलिटीज़, उनको और इंक्लूसिव बनाना है, उनको और एक्सेसिबल बनाना है, और ये देखना है कि भाई किस तरीके से जो बेस्ट जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं वो इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं या विमेन किस तरीके से बेस्ट यूज़ कर सकती है, सारी चीज़ आपको देखना है। एंड फोर्थ जो है वो है केयर गिवर्स, यानी कि फैमिली के अंदर और एज अ जॉब भी आप केयर गिवर्स की कर सकते हो। एक तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, और दूसरा जो ये लोग हैं डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जिनको ज़रूरत है थोड़ा ऐसे लोगों की केयर गिवर्स की, उनके लिए प्रॉपर आप एक कैडर बना सकते हो जिसके थ्रू वो आए और फिर इस तरीके से पार्टिसिपेट करें इन देयर वेलफेयर एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप यहाँ मेरे साथ आराम से आगे बढ़ सकते हैं। न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर माउंटेन पास। अब यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश का एक नया स्पीशीज़ मिला है मंकी का, जिसका नाम है सेला मैकाक, जो कि सेला पास के ऊपर है। सेला पास आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में सेला पास है। इट्स अ स्ट्रेटेजिक माउंटेन पास विच इज़ लोकेटेड एट 13,700 फीट अबव द सी लेवल। सेला मैकॉक बोलते हैं इसको, एंड सेला मैकॉक, एंड ये आपको याद रखना है। फाइलोजेनेटिक्स यहाँ पे एक टर्म लिखा था, तो देख लो। फाइलोजेनेटिक्स रिलेट टू द इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। फाइलोजेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो फाइलोजेनेटिक्स मतलब कि जब एक स्पीशीज का
इवोल्यूशनरी डाइवर्सिफिकेशन हो जाए एक स्पीशीज़ का या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, तो उसको हम फाइलोजेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो फाइलोजेनेटिक स्टडी बोलते हैं उसको। तो फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ करने के बाद ये सेला मैकॉक के बारे में पता चला कि ये जियोग्राफिकली सेपरेटेड है फ्रॉम द अरुणाचल मैकॉक। अरुणाचल मैकॉक से ये जियोग्राफिकली सेपरेटेड है। एंड जो सेला पास है वहाँ से ठीक है ना। एंड दिस माउंटेन पास एक्टेड एज द बैरियर बाय रिस्ट्रिक्टिंग द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ 2 स्पीशीज फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स। तो ये जो 2 स्पीशीज हैं ये सेला पास ही है जिसने की बैरियर बना करके रखा है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सेला याद रखिएगा कि दिरांग और तवांग टाउन जो है वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, उनके बीच में है। कहाँ पे है? दिरांग और तवांग, दिरांग और तवांग के बीच में है सेला। तो ये सेला मैकॉक जरूर याद रखना। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एक लास्ट न्यूज़ है, गूगल सेड टू मल ज्वाइनिंग इंडियाज ओएनडीसी। अब आप सबको पता है कि इंडिया ने एक ओएनडीसी नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू करने की बात की थी, जिसका मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, है ना। इंडिया ने सॉफ्ट लॉन्च तो कर दिया है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का, लास्ट मंथ ही इसका सॉफ्ट लॉन्च किया जा चुका है। और ये जो है बेसिकली एक तरीके से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, एक ऐसा नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसमें ओपन प्रोटोकॉल रहेंगे एंड इट विल इनेबल द लोकल कॉमर्स अक्रॉस द सेगमेंट such as mobility, grocery, food order, delivery, hotel banking, travel। ये सारी चीज़ें to be discovered and engaged by any network enabled application। किसी भी network enabled application से आप सर्च कर सकते हैं। तो open network for digital commerce बेसिकली नेटवर्क बेस्ड ओपन प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म एम करता है टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, कर्ब डिजिटल मोनोपोली। जो डिजिटल मोनोपोली अमेजोन और इन सब ने क्रिएट कर रखी है उसको एंड करने के लिए भी है, ताकि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आ सकें और इसका बेनिफिट उठा सकें। एंड ये इनिशिएटिव याद रखिएगा DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का है। DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका ये प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। अब वही गूगल ने कहा है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल ज्वाइन करेगा इसको, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।